गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में फिर से आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में, अपना जो आरएस प्री एग्जाम आने वाला है उसके हिसाब से। तो गाइस, अपन सितंबर महीने के अब नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में आज से चर्चा करेंगे। आपको पता होगा अपन ने राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर ली है, राइट। तो आज देखेंगे अपन नेशनल स्तर पर जो भी चर्चित न्यूज में जो व्यक्ति थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 सितंबर 2024 को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष तथा सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अपने जो रेलवे बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है सतीश कुमार को। इनको बनाया गया, सतीश कुमार को नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने जया वर्मा का स्थान लिया है। जया वर्मा सिन्हा है, उनका स्थान लिया है। आगे है, 18 सितंबर 2024 को एलसीए तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर कौन है? दोस्तों, अपने झुंझुनू की रहने वाली मोहना सिंह है। वो पहली महिला फाइटर है जिन्होंने एलसीए तेजस को उड़ाया है। एलसीए तेजस है गाइस, वो पूर्ण रूप से स्वदेशी फाइटर विमान है। एक तरह का क्या है, ये स्वदेशी फाइटर विमान है जो पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत ने इसे बनाया है। दोस्तों, मोहना सिंह, भावना कंठ और अश्विनी चतुर्वेदी, ये 3 महिलाएं हैं, देश की पहली महिला फाइटर महिलाएं हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड हाई कोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दोस्तों, जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव है, वो झारखंड हाई कोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस बने हैं। ध्यान रखना क्या नाम है, एम.एस. रामचंद्र राव, रामचंद्र राव। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस बने हैं वो बने हैं मनमोहन। ये देखते हैं, सितंबर 2024 को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया? यह भी आ चुका है, सतीश कुमार को बनाया गया। ये फैक्ट वापस रिपीट हो गया। आगे देखते हैं, 30 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख कौन बने हैं? और से अपनी जो भारतीय जो वायुसेना है, एयरफोर्स है, इसके 28वें प्रमुख किन्हें बनाया गया है? वो बनाया गया है एयर मार्शल अमरप्रीत को। अमरप्रीत है, उनको बनाया गया है भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख। इन्होंने एयर मार्शल विवेक राय चौधरी का स्थान लिया है। गाइस, अपने वर्तमान में जो सीडीएस है उनका नाम है अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। वही अपने थल सेना अध्यक्ष है वो उपेंद्र द्विवेदी हैं, और नौसेना अध्यक्ष है वो दिनेश त्रिपाठी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विधि आयोग के बारे में। दोस्तों, हाल ही में जो अपने राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने क्या किया है, जो अपने 23वें विधि आयोग है इनका गठन किया है 2 सितंबर को। इस 23वें विधि आयोग का कार्यकाल रहेगा 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। ठीक है, 2024 से 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा। दोस्तों, इस पैनल में पूर्णकालिक एक अध्यक्ष होगा, साथ ही सदस्य सचिव सहित इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। गाइस, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे और इसके सदस्य होंगे। ठीक है, किसके? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो। 22वां पैनल है, उसका कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। तो अब 23वां विधि आयोग है वो बना है। सरकार ने 22वें कमीशन का गठन है वो 21 फरवरी 2020 को किया था, वो भी 3 साल के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, विधि आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। लो कमीशन के बारे में, तो दोस्तों, लो कमीशन है वो अपने विधि और न्याय मंत्रालय के अंडर आता है। कौन सी? लो एंड अपनी जो जस्टिस मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है ये लो कमीशन। यह भारत सरकार की सूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखना। इसका कोई निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इसे जो अपना विधि और जो न्याय मंत्रालय है उसको ये सलाह देती है। एक तरह की ये एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी संस्था है जो कि अपना जो न्याय और विधि मंत्रालय है उसको एडवाइस करती है। इसके हिस्ट्री की चर्चा करें तो अपना जो चार्टर, नागरिक चार्टर अधिनियम आया था 1833 का, उसके तहत लो कमीशन का गठन किया गया था।
लॉ कमीशन इसमें बात की गई थी। फिर 1834 में जो अपने लॉर्ड मेकाले थे, इनकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्रथम लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो लॉर्ड मेकाले थे, जो कि 1834 में बने थे। दोस्तों, इसने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी। इसके बाद भारत में 1853 में, 1861 में और 1882 में दूसरा, तीसरा, चौथा विधि आयोग और बना। इस तरह स्वतंत्रता से पहले भारत में टोटल 4 विधि आयोग बने थे। राइट। तो भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 तथा संपत्ति आवरण अधिनियम 1882 के पहले 4 विधि आयोग द्वारा निर्मित किए गए थे। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद में विधि आयोग की बात करें, लॉ कमीशन की, तो स्वतंत्रता के बाद में प्रथम विधि आयोग बना था 1955 में। ध्यान रखना कब बना था, स्वतंत्रता के बाद 1955 में बना था, जिसकी अध्यक्षता की थी MC शीतलवाड़ ने। शीतलवाड़, MC शीतलवाड़ ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि तत्कालीन महान्यायवादी थे उस दौरान के। दोस्तों, 23वां विधि आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का है। ठीक है। तो विधि आयोग का कार्यकाल कितना होता है? ये 3 वर्ष का होता है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़, जो कि 1955 में बना था। और वैसे प्रथम विधि आयोग 1834 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मेकाले। विधि आयोग की प्रथम बार चर्चा की गई थी, जो नागरिक चार्टर अधिनियम है 1833 का, उसके तहत। ये देखते हैं विधि आयोग के कार्य क्या है लॉ कमीशन के। तो दोस्तों, ये जो अप्रचलित कानून है उनकी समीक्षा करता है और उनमें कुछ गलतियां वगैरह होती है तो उनको समाप्त करने की सिफारिश करता है। साथ ही यह गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करता है और सामाजिक आर्थिक कानूनों का जो लेखा परीक्षण आदि का काम भी लॉ कमीशन करता है। दोस्तों, लॉ कमीशन है वो निर्देशित सिद्धांतों को लागू करता है, प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए कानूनों का प्रस्ताव भी करता है। साथ ही यह सरकार द्वारा संदर्भित कानूनों, न्याय प्रशासन के जो मुद्दे हैं उनकी समीक्षा करता है और उनके लिए सिफारिश भी करता है। आगे देखते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया? दोस्तों, हाल ही में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसका जो महानिदेशक है वो अपने एक IPS अधिकारी है, अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग को इनका अध्यक्ष महानिदेशक बनाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, NCB का। दोस्तों, NCB है वो भारत की नारकोटिक्स विरोधी एजेंसी है, जो कि भारत सरकार की जो गृह मंत्रालय है, जो अपनी होम मिनिस्ट्री है, उसके अंदर यह संस्था आती है। ये एक तरह की केंद्रीय एजेंसी है, जिसका उद्देश्य देश में जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी को रोकना है, साथ ही उनका दुरुपयोग हो रहा है उसको आदि को रोकना है। इसका गठन किया गया था 18 नवंबर 1985 को। कब बनी थी? 18 नवंबर 1985 को इसका गठन किया गया था, वो भी अपने औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1885 के तहत। ठीक है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है गाइस, ये एक एक्ट के तहत आती है। इस तरह एक ये स्टेचुरी बॉडी है जो कि नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है और ये अपने गृह मंत्रालय के अंडर आती है। इसके प्रमुख उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है, अवैध व्यापार होती है, उसको रोकती है, साथ ही पदार्थों के दुरुपयोग को कम करती है, नशीले पदार्थों से संबंधित विभिन्न जो अपराध होते हैं उनकी जांच भी करती है और गाइस ये इंटरनेशनल स्तर पर नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग भी करती है। ठीक है। आगे देखते हैं, 30 सितंबर 2024 को नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों, हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल है इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में जो आतिशी है, आतिशी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, जो कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की और ये सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज। ठीक है। ध्यान रखना, दिल्ली की पहली महिला CM कौन है? सुषमा स्वराज। और अभी हाल ही में बनी है अतिशी, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद में, जो कि तीसरी महिला CM है और ये सबसे युवा CM बनी है दिल्ली की।
आगे है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 38वें चीफ जस्टिस का शपथ किसने ली है? तो सुरेश कुमार केट ने जो मध्य प्रदेश का जो 28वां जज है, चीफ जज, उसकी शपथ ली है। दोस्तों हाल ही में जो अपनी शिपिंग मंत्रालय है, इन्होंने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसको? मनु भाकर को। मनु भाकर है, इन्होंने ओलंपिक के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, इसमें 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते थे। ठीक है, तो इनको अपना जो पोत परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, उसके द्वारा जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राइट, आगे देखते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसे बनाया गया है? तो वह है जगदम्बिका पाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर जो संसदीय कमेटी बनी है उसका। राइट, नेक्स्ट, सितंबर 2024 को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों जो अपने अमित शाह हैं, जो अपने गृह मंत्री हैं, इनको जो वापस से पुनः इनको राजभाषा संसदीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। राजभाषा संसदीय समिति की बात की जाए तो ये स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी को सामान्य रूप से सर्वसम्मति तथा सहमति से कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृत करने के लिए प्रयास करती है। आगे है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति में प्रवर्तन निदेशालय जो अपना ईडी है का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? दोस्तों राहुल नवीन है, इनको ईडी का नया निदेशक चुना गया है, जो कि आगामी 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इनको चुना गया है राहुल नवीन को। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय के बारे में, ईडी के बारे में भी। दोस्तों ईडी है वो एक बहु अनुशंसनात्मक संगठन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि अवैध धन होता है उसको जो कोई वैध का धन करता है उसके लिए, आदि जो अपराध होते हैं, विदेशी मुद्रा कानूनों का जो उल्लंघन करता है उनके आदि पर, इनके जो अपराध है उनसे निपटने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जो कि अपना जो वित्त मंत्रालय है उसके राजस्व विभाग के अंडर आती है। ध्यान रखना ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ईडी ये आती है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंदर। दोस्तों ये भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय एजेंसियों के रूप में भारत के संविधान और कानूनों का सख्त से अनुपालन करती है। इसकी संरचना की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ठीक है, जिसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक के द्वारा किया जाता है। दोस्तों प्रवर्तन के विशेष निदेशकों की अध्यक्षता है वो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा की जाती है। तो इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 5 है। कहाँ कहाँ है? एक तो मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में और दिल्ली में फैले हुए हैं। हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। राइट, तो इसमें भर्ती कैसे की जाती है कर्मचारियों की, उनके बारे में बात करें तो अधिकारियों की भर्ती सीधी भर्ती के द्वारा की जाती है। साथ ही अन्य जांच एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनमें से भी यहाँ पर इनकी भर्ती की जाती है। दोस्तों इसमें आईआरएस जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, आईपीएस है भारतीय पुलिस सेवा और आईएएस है भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। जैसे आयकर अधिकारी हो गए, उत्पाद शुल्क अधिकारी हो गए, सीमा शुल्क अधिकारी, पुलिस आदि इसमें शामिल होते हैं। इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल मुख्य रूप से 2 वर्ष का होता है, लेकिन 3 वर्ष का विस्तार देकर गाइस इसका कार्यकाल 2 से 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल मुख्य रूप से 2 वर्ष का होता है, लेकिन इसे बढ़ाकर 2 से 5 वर्ष तक किया जा सकता है। दोस्तों दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना दिवस है, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का। साथ ही सीबीसी अधिनियम 2003 है आदि में संशोधन किया गया ताकि सरकार को 2 प्रमुखों को उनके शुरुआती 2 वर्ष के शासनादेश के बाद एक अतिरिक्त वर्ष के लिए अपने पदों पर बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया जा सके। राइट, अब इसके कार्य के बारे में बात करें ईडी के, तो गाइस विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो 1974 का एक्ट है, इसके तहत ईडी है वो फेमा के उल्लंघन के संबंध में निवारक निरोध के मामलों की जांच करती है। साथ ही फेमा है जिसका पूरा नाम है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999।
ठीक है। तो फेमा क्या है? यह विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित जो कानून होते हैं उनमें संशोधित करने, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित करने, उनका विकास करने, उनका रख-रखाव का ध्यान रखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कानून है, फेमा कानून। फेमा कानून के उल्लंघन की देखरेख कौन करती है? ईडी करती है। ठीक है। दोस्तों, ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों, उन नियमों के उल्लंघन की जांच करने तथा कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर निर्णय लेने का अधिकार है। साथ ही उन पर जुर्माना लगाने का उत्तरदायित्व ईडी को सौंपा गया है। इसके साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 है, पीएमएलए जो एक्ट है, इसमें जो अपना एफएटीएफ है, इंडिया की सिफारिशों के बाद इस एक्ट को लाया गया था। कौन सा एक्ट? धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। दोस्तों, ईडी को अपराधों की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए, संपत्ति को जो अनुमति है, जो कुर्क संपत्ति घोषित करने, विशेष अदालतों द्वारा अपराधियों के खिलाफ जो मुकदमा चलाते हैं, साथ ही संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने के लिए इस एक्ट में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जो कि इसकी देखरेख कौन करती है? ईडी करती है। ठीक है। तो संपत्ति से रिलेटेड जो भी मामले हैं वो अपने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 है, जिसके उल्लंघन की देखरेख ईडी के द्वारा की जाती है। फिर आता है भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018। दोस्तों, हाल ही में विदेशों में जो आश्रय लेने वाले जो अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। इसके खिलाफ भारत सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018 लेकर आई, जिसका जिसका जिम्मा सौंपा गया था ईडी को। ये जो 2018 वाला एक्ट है, ये कानून आर्थिक अपराधियों की भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनों की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। साथ ही इस कानून के तहत ईडी को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करना अनिवार्य है, जो कि गिरफ्तारी का वारंट लेकर भारत से भाग गए हैं, या फिर केंद्र सरकार को उनकी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है। तो ईडी है वो 3-4 कानूनों को देखती है। एक तो अपना विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी रोकथाम अधिनियम 1974। इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और आर्थिक भगोड़ा आपराधिक अधिनियम 2018, जो कि वित्तीय जो संपत्ति होती है, विदेशी मुद्रा होती है आदि की देखरेख ईडी के द्वारा की जाती है। कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, ब्लैक मनी आदि वगैरह जो होती है उसके लिए। तो एक तरह की ईडी है वो वित्तीय एजेंसी है। सरकार की जो वित्तीय जो लेखे जोखे होते हैं, वित्तीय जो उल्लंघन होते हैं, जो वित्तीय अपराध होते हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है? ईडी करता है। ठीक है। तो ये अपन ने जाना ईडी के बारे में। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आज अपन ने कुछ न्यूज देखी, चर्चित व्यक्ति जो न्यूज में थे और उनसे जुड़ी हुई कुछ संस्थाओं के बारे में आज अपन ने चर्चा की। कल अपन चर्चा करेंगे नेशनल स्तर पर जो भी स्थान स्पेस जो भी चर्चा में थे उनके बारे में। अभी के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।